नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और हम रूबरू हो रहे हैं मास्टर 30 बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मास्टर 30 जो है वो पीडब्ल्यू की तरफ से एक स्पेशल बैच है। यहाँ पर जो है हम ये प्रयास करते हैं कि ऐसे तमाम प्रश्नों को हल किया जाए, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो चाहे बिहार बोर्ड से हो, कि ऐसे तमाम प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, ऐसे ही तमाम प्रश्नों को हल करने के लिए, ऐसे ही तमाम प्रश्नों को टारगेट करते हुए हम ये बैच लाए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की श्रृंखला में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बिहार बोर्ड से आगे के चैप्टर्स को, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं और यहां से आज हम सीखेंगे भारत से हम क्या सीखेंगे। इस वाले चैप्टर से जो प्रश्न आ सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं और नागरी लिपि। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत से हम क्या सीख सकते हैं। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिखा था मैक्स मूलर जी ने, मतलब बोला मैक्स मूलर जी ने था, और इसका अनुवाद जो किया था वो भवानी शंकर जी त्रिवेदी जी ने किया था। ठीक है। और इसके बाद आता है दूसरा चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि एक ललित निबंध है पर शानदार निबंध है। छोटी छोटी चीज़ों में कितनी वैज्ञानिकता छुपी होती है, इस चीज़ का बोध जो है वो हमें चैप्टर कराता है। और इसके बाद आता है नागरी लिपि। तो तीनों चैप्टर जो है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कम से कम यहाँ से 7 से लेकर 10 नंबर जो हैं आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा में जो इन तीनों चैप्टर का वेटेज है वो 7 से लेकर 10 नंबर के बीच रहता है। एमसीक्यू ही इन चैप्टर से जो है ना 7 नंबर के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए भैया जी, यात्रा को विस्तार देते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्नों की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत से हमने क्या सीखा। तो इसी क्रम में एक पहला प्रश्न आपके सामने उपलब्ध हुआ है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है। ठीक है, अब भाई बात करते हैं कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है। तो फटाफट समझ लो भैया, पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर और अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैक्स मूलर। अब ये राइट आंसर क्यों है, इस बात को समझो कि मैक्स मूलर ने जो कार्य किया था, संस्कृत का अनुवाद जो किया था उन्होंने विभिन्न विभिन्न भाषाओं में, इन विभिन्न भाषाओं के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता था कि ये वेदांतियों के वेदांती हैं। एक बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किसके पिता की मृत्यु उसकी अल्पायु में ही हो गई थी। विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु हो गई थी कि दयानंद जी के पिता की मृत्यु हो गई थी, मैक्स मूलर के पिता की मृत्यु हुई थी कि टैगोर साहब के पिता की मृत्यु हुई थी। तो भैया देखो, विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु जो थी उस समय नहीं हुई थी। ठीक है, विवेकानंद जी स्वेच्छा से जो है वो संन्यास ग्रहण करते हैं, एक महान व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। हम ऑप्शन नंबर सी जो है मैक्स मूलर, इनके पिता की मृत्यु जरूर जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट आंसर होगा। फिर देखो अगला प्रश्न क्या है, भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। ठीक है, ये एक बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं के अंदर आता है और आएगा भी। क्यों कह रहा हूं ये बात समझो। कोई भी प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात उस प्रश्न में छिपी हुई होती। देखो, अनुवाद किसने किया ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम यही समझ लेते हैं जब हम पढ़ते हैं ना, एक सरसरी निगाह से जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे सामने प्रश्न आ गया कि किसने अनुवाद किया, तो हम तुरंत कह देते हैं मैक्स मूलर ने किया होगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के जो राइटर हैं, जो मूल कुंजी जो है वो मैक्स मूलर से आती है। पर दिक्कत यही हो जाती है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद करने का कार्य है वो कोई भी कर सकता है। बिहार बोर्ड के अंदर खासियत ये है कि हम जितनी भी रचनाओं को पढ़ रहे हैं ना, वो विभिन्न विभिन्न भाषाओं से ली गई हैं। तो इसी क्रम में जो है ना, इस वाली रचना का अनुवाद जो है वो डॉक्टर भवानी शंकर मिश्र जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जो हर तरीके से संपन्न है। ठीक है, देखो, और सब प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। तो बेटा ऐसा जो एक ही देश है पूरी दुनिया में और वो है भारत। यहाँ तो ऑप्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तरह तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। भारत में ही बहुत ज़्यादा अगर गर्मी लगती है तो जम्मू कश्मीर चले जाओ, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो जैसलमेर की गर्मी देख लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मन है कि यार अब पानी वानी कहाँ गिरेगा, पानी में घूमने का मन है तो भाई उस नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओ। हर तरीके का जो मौसम है, ठीक है, वो भारत के अंदर उपलब्ध है। इसीलिए भारत को सर्वविध प्राकृतिक संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। आज के 1000 साल पहले हम संपन्नशाली राष्ट्र भी थे। ठीक है, पैसे वाले लोगों के अंदर भी हमारी गिनती होती थी, पर आजकल नहीं हो पाती है। उसका कारण ये है कि भाई जितना हमारे पास पहले था वो तो सब क्षय ही हो गया। पर आज फिर भी हम सुधार की स्थिति में, भारत का नाम फिर भी लोग जानते हैं।
पर उस स्तर पे नहीं जैसा भारत हुआ करता था। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई। तो सबसे पहले तो याद रखना कि नाइट की उपाधि के लिए प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन क्या है आपके पास, तो पहला ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, जो कि राइट आंसर आपका है नहीं। दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है क्या, मैक्स मूलर को। तो आपका राइट आंसर जो है वो मैक्स मूलर ही होगा। क्या होगा, मैक्स मूलर, क्योंकि ये जो बाकी के लोग हैं ना, ये कभी जो उस तरीके से मिल ही नहीं पाए। जैसे महात्मा गांधी जो हैं वो क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं, भारत में नवचेतना के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उन्हें तो महारानी विक्टोरिया कभी वो नहीं कहेंगी नाइट, क्योंकि उन्हीं का राज्य खत्म कर रहे हैं महात्मा गांधी, तो उनको क्यों कहेंगी। और भवानी प्रसाद मिश्र जो है यानी भवानी शंकर त्रिवेदी जो हैं, वो जो है ना इसका राइट आंसर है नहीं, क्योंकि ये ट्रांसलेटर थे। अब यहाँ पर बेटा एक क्वेरी है, एक जिज्ञासा है, ठीक है, एक चीज़ याद आई मुझे, इस चीज़ को समझो। ये जो भवानी शंकर मिश्र है ना, इसकी जगह होना था आपका त्रिपाठी, सॉरी त्रिवेदी होना था यहाँ पर, त्रिवेदी, ठीक है। जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा भवानी शंकर त्रिवेदी, ठीक है। छोटा सा मिस हो गया मेरे दिमाग से, पर मैंने इसको करेक्ट करा दिया। जो ट्रांसलेट किया था इस चैप्टर को, उसका नाम था भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो भैया कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, श्रीलंका के रहने वाले थे, कि जर्मनी के रहने वाले थे। तो देखो ऊपर के तो दोनों ऑप्शन जो हैं वो वैसे कैंसिल हो जाते हैं कि इंग्लैंड के नहीं थे, ठीक है, अमेरिका के भी नहीं थे। श्रीलंका के होते तो उनका नाम जो है वो मैक्स मूलर नहीं ही होता है, ठीक है। क्या होता, कुछ और होता, मैक्स मूलर संघकार ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भारत कहाँ बसता है। तो भैया जी भारत कहाँ बसता है ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए है भारत जो है वो दिल्ली के पास बसता है, तो अब बताओ बसता है कि नहीं बसता। फिर ऑप्शन नंबर बी है गांधी में, ऑप्शन नंबर सी है शहरों में, और ऑप्शन नंबर डी है लोगों के मनों में। तो बेटा देखो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। भारत के पास जो है ना, दिल्ली के पास भारत बिल्कुल नहीं बसेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति में, एक भले ही कोई व्यक्ति महापुरुष हो या कोई भी हो, पर पूरा का पूरा जो राष्ट्र है ना, वो सारे नागरिकों से, उसकी प्राकृतिक संपदाओं से मिलकर बनता है, उसकी संस्कृति से मिलकर बनता है। किसी एक व्यक्ति को राष्ट्र कभी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए गांधी में भी भारत की छाप जो है, या भारत जो है वो गांधी में भी नहीं बसता है, शहरों में भी जो है हमारा देश नहीं बसता है। राइट आंसर जो बेटा बनेगा वो ये है ऑप्शन नंबर डी, भारत जो है वो लोगों के मन में बसता है। करुणा की भावना, दया की भावना, प्रेम की भावना, ठीक है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना यहाँ के लोगों में है, ठीक है। और इसी भावना को क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। जो कहते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है, उसी परंपरा का नाम भारत है। क्या है, उसी परंपरा का नाम भारत कहा जाता है, ठीक है बच्चा जी। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारसियों के धर्म का क्या नाम है भैया जी, एक क्वेश्चन ये है। अच्छा ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, उसी चैप्टर में जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, उसी के अंदर जो है ना ये जो बातें हो रही होती, मैक्स मूलर लोगों को समझा रहे होते हैं कि भैया जब आप भारत जाएंगे, और किन को समझा रहे होते हैं, जो भविष्य के अधिकारी हैं, भविष्य के जो अंग्रेज अधिकारी भारत आने वाले हैं, उन्हीं को ये संबोधन दे रहे होते हैं। और उसी संबोधन का अनुवाद जो है वो भवानी शंकर त्रिवेदी करते हैं, और वही अनुवाद जो है आप पढ़ रहे होते हैं। पर यहाँ ना एक कंट्रडिक्शन है, ज़रा सोचो कि हम पर जो गुलामी कर रहे हैं, सॉरी हम पर जो राज करने आ रहे हैं, उनको मैक्स मूलर समझा रहे हैं कि आप ये जाएंगे तो ये करेंगे, ये जाएंगे ये करेंगे, और जिस तरीके से वो समझा रहे हैं उस तरीके से भारत में कभी भी कोई भी अंग्रेज दिखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग खटकने वाली बात भी आ जाती है कि मैक्स मूलर वास्तव में कर क्या रहे थे, किसको क्या कह रहे थे, ठीक है। पर इन सब बातों से अलग आते हैं प्रश्न की ओर। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो देखो पारसी वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर में जब आ जाता है, जब मैक्स मूलर तमाम तरीके की संस्कृतियों की बात करते हैं, उनकी कहते हैं कि आप भारत में जाएंगे तो हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। उसी क्रम में ये बताते हैं कि देखो उनके तो धर्म हैं ही, तो हैं ही, ठीक है, पर उन्होंने जो है ना पारसियों को भी शरण दे रखी है, ठीक है। तो दुनिया की ऐसी कोई माइनॉरिटी नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भारत के अंदर मिलता ना हो। थोड़ी बहुत मात्रा में सारे धर्मों की मान्यताएं, परंपराएं जो हैं वो भारत के अंदर दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो देखो बेटा बौद्ध धर्म का और पारसियों का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, वैदिक धर्म का और भी पारसियों का कोई संबंध नहीं है, जैन धर्म तो वैदिक धर्म का ही बेटा है, ठीक है, तो वो भी जो है इसका संबंध नहीं है वहाँ से। हाँ एक बात है,
जरथुस्ट जो है वो पारसियों से संबंधित है और इसे ही पारसियों का मूल धर्म कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि पारसी धर्म जो है ना, पारसियों का जो धर्म है उसका नाम जरथुस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं आगे की। दारिस नामक सोने के सिक्के किसे मिलते हैं? तो देखो दारिस जो है ना एक प्राचीन मुद्रा है। ठीक है, अब होता यह है कि यहाँ पर एक चीज़ और है, पहले ये समझ लो कि दारिस मिलता किसे है। तो दारिस हमारे जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी होते हैं वारेन हेस्टिंग, उनको मिलता है। ठीक है, तो एक प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया कि दारिस नामक सोने का सिक्का किसे मिला था वारेन हेस्टिंग को। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक ट्विस्ट वाली बात ये है कि जो दारिस है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, और ये पूछता जरूर है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि दारिस क्या है। क्या पूछ सकता है कि दारिस क्या है? आपसे पूछेगा ऐसे कि दारिस जो है वो क्या कहलाता है, क्या है। ठीक है, ऐसा पूछ लेगा क्या है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ए में पूछ सकता है कि किसी शहर का नाम है, बी में पूछ लेगा किसी सड़क का नाम है, सी में किसी चीज़ को और पूछ लेगा, और डी में पूछेगा सोने के सिक्के। तो ये याद रखिएगा कि दारिस जो है ना वो सोने के सिक्के हैं, एक तरीके की मुद्रा है। जैसे उस समय, आज के कुछ समय पहले अशरफियाँ चलती थी, उसके पहले आना उसके बाद आना चला, उसके बाद पहले कौड़ी चल रही थी, फिर दमड़ी चली। तो इस तरीके से मुद्रा एक प्रकार की मुद्रा है जिसको दारिस कहा जाता है, और इस पाठ में दारिस का अर्थ जो है वो सोने के सिक्कों से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस फैक्ट को याद रखिएगा, हो सकता है कि ये फैक्ट जो है वो एमसीक्यू के माध्यम से आपसे पूछ लिया जाए। अब बढ़ते हैं भैया जी आगे, बात करते हैं आगे की भारतीय पुरातन सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसने तैयार की? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन बी है जनरल कनिंघम ने, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग ने, और ऑप्शन नंबर डी है वॉरेन बफे ने। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि वॉरेन बफे जो है वो आज के एक बड़े उद्योगपति हैं, उनकी दुनिया दीवानी है। ठीक है, वो जो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इसीलिए वो दुनिया में जाने जाते हैं कि इतना स्मार्ट बिजनेसमैन आज की दुनिया में तो कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी बात कीजिए, किसी भी बिजनेस में आप बात कर लीजिए, वॉरेन बफे का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में होगा ज़रूर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आपको टिक लगाना ही नहीं है परीक्षा में। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, वारेन हेस्टिंग। तो बेटा वारेन हेस्टिंग को जो है ना दारिस नामक सोने के सिक्के मिलते हैं, ना कि वो पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये भी आपका उचित उत्तर नहीं होगा। और मैक्स मूलर तो केवल वक्ता है, बात अपनी कह रहे हैं। ठीक है, उनको भी ये जो बात है वो रिपोर्ट वो भी सबमिट नहीं कर रहे हैं। मैक्स मूलर की एक चीज़ और याद रखिएगा, मैक्स मूलर को भारत के लिए इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने जितना संस्कृत साहित्य था, ठीक है, वो सारा का सारा संस्कृत साहित्य जो है ना अनुवाद किया था। क्या किया था मैक्स मूलर ने? ये चीज़ याद रखिएगा, मैक्स मूलर को इसलिए भी याद किया जाता है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत साहित्य को अनुवाद किया था। क्या किया था? संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया था। ठीक है, और यहीं से बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हुई इस ग्रंथ के अंदर। ठीक है, तो एक बात यह है कि मैक्स मूलर की जो ख्याति है वो संस्कृत की दुनिया में है, संस्कृत का जो लिटरेचर है उसकी दुनिया में मैक्स मूलर की ख्याति है मूलतः। ठीक है, अब जब तीनों ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है जनरल कनिंघम। ठीक है, और इन्होंने ही जो है भारत में पुरातन सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। इन्हें आर्कोलॉजी का फादर भी माना जाता है। ठीक, इंडियन आर्कोलॉजी सर्वे जो होता है, ये जो सर्वे है, इस चीज़ को इन्होंने ही जन्म दिया था सबसे पहली बार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की। हमारा अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब क्यों बढ़ते हैं नाखून, ज़रा आप बताइए। और आप क्या सोचते होंगे कि सर जी नाखून जो है ना अब सबके इन जनरल बढ़ते ही हैं, उसमें ज़रा सोचने वाली क्या बात है, ये तो ग्रोथ का पार्ट है। पर हमारा जो लेखक है, ठीक है, वो इन सारी चीज़ों को अलग तरीके से सोचता है, और सोचते सोचते एक बहुत भयंकर निबंध जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। और निबंध वास्तव में ना बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को उजागर करता है जिनके विषय में हमें सोचना चाहिए पर हम सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यूज भी पढ़ते जाते हैं, एमसीक्यूज भी हल करते जाते हैं और निबंध की इस चर्चा को विस्तार भी देते जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आपसे पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है निबंध, ऑप्शन नंबर बी है आलोचना, ऑप्शन नंबर सी है व्यंग, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। जो आपका राइट आंसर होगा बेटा वो होगा निबंध। ठीक है,
अब बाकी की जो ऑप्शन है इनको भी समझ लो कि क्या होता है। व्यंग मतलब होता है जब किसी बात का व्यंगात्मक स्वरूप, मतलब मजाक मजाक में कोई सच्ची बात कही जाए, कोई ऐसी बात कही जाए साहित्य के अंदर जो बात व्यवहारिक है पर उसको मजाक के रूप में, लक्षणा के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसी व्यधा को कहते हैं व्यंग। ठीक है, देखो मानक व्यंग में यही किया जाता है, हास्यास्पद तरीके से किसी गंभीर विषय पर चर्चा या विचार प्रस्तुत करना ही व्यंग कहलाता है। आलोचना, आलोचना क्या है? किसी साहित्यिक रचना के गुण धर्म, क्या गुण धर्म की समीक्षा करना। क्या करना? समीक्षा। अब सोच रहे होगे गुरुजी एक गहरे शब्द से उठाया दूसरे गहरे शब्द में पटक दिया, तो समीक्षा मतलब ये जांच करना कि ये जो लिखा गया है इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, कितना अच्छा लेखक ने लिखा है, कितना बुरा लेखक लिखता है, इन तमाम तरीके की बातों पर चर्चा करना ही समीक्षा या आलोचना कहलाता है। ठीक है, फिर देखो क्या है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जो कि राइट आंसर हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन के चारों आंसर कभी सही नहीं हो सकते, बहुत रेयर हो, लेकिन अगर उपरोक्त सभी कभी भी आ जाए तुम्हें एमसीक्यू के अंदर तो सतर्क हो जाना। यहाँ पर जो है ना, जो आपका एग्जामिनर है वो केवल और केवल आपकी कॉन्शियसनेस चेक कर रहा है कि पेपर सॉल्व करते वक्त आप कितने अटेंटिव हैं, कितने आप जो है ना जागरूक अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि देखो भले ही एग्जाम 3 घंटे का होता है, ठीक है, लेकिन ये 3 घंटे की जो परीक्षा है ना, वो परीक्षा केवल लिखने की परीक्षा नहीं है, आपका दिमाग जो है ना कितना सावधान रह सकता है, कितना केंद्रित रह सकता है, इस चीज़ की परीक्षा है। और देखो एक चीज़, एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी ना एग्ज़ाम देने जाओ तो उसके 1 घंटे पहले सब पढ़ना बंद कर दो। ठीक है, एक मस्त सा खाना मतलब गाना सुनो, ठीक है, जो तुम्हें गाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, बढ़िया लीड लगाओ, बढ़िया गाना सुनो, ठीक है, 10-15 मिनट योग निद्रा करो, ठीक है, और योग निद्रा करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में जाओ, ठीक है, उसके बाद 3 घंटा आराम से पेपर करो और चुपचाप वापस आ जाओ। ठीक है, इतना जिस दिन कर लोगे उस दिन क्या होगा कि भले ही पेपर कितना भी कठिन आया हो, तुम्हारा 5% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 5% जो नंबर है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, बशर्ते तुम पढ़ते रहो। ऐसा ना हो कि तुमने पढ़ा नहीं हो, तुम बोलो गुरुजी हमने तो जो जो आपने बताया हमने सब किया, नंबर नहीं आए। तो इस चीज़ से देखो टिप एंड टेक्निक्स भी उन पर ही काम करते हैं जो लंबे समय तक मेहनत करते हो। ठीक है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं होगा दुनिया में जो किसी व्यक्ति को ओलंपिक एकदम से जिता दे। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसे टिप एंड टेक्निक्स होंगे कि एक पीछे क्रम का खिलाड़ी या निचले क्रम का खिलाड़ी एक महान खिलाड़ी बन सकता हो। तो खिलाड़ी तो तुम्हें बनना पड़ेगा, तभी तुम पर टिप एंड टेक्निक्स काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है और योग की दुनिया में जो है ना इसको माना भी जाता है कि जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम 1 घंटे पहले सारी चीज़ें बंद कर दो। अगर संगीत से प्रेम है तो मस्त एक गाना सुनो, उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो बॉडी का स्ट्रेस है वो कम होगा। और फिर उसके बाद करो योग निद्रा। योग निद्रा करने के 2 फायदे हैं। ठीक है, एक फ़ायदा तो ये है कि मन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, जितना भी तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है वो सीधा जो है वो शरीर के साथ कनेक्ट करने लगता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जितना भी टेंशन तुम्हारे मन में भरा हुआ है वो भी वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये 2 काम करो और फिर एग्ज़ाम देने चले जाओ। ये मेरा गारंटी कि 5% नंबर तो तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है, बात ये भी है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम कितने अटेंटिव हैं, हम हमारा ध्यान कहाँ है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी कला है। ठीक है, दुनिया में जो होश में है उसको हराना और उसका असफल हो जाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लगभग लगभग असंभव हो जाती हैं। ठीक है, चलिए ये तो थी ज्ञान की बात, अब चलते हैं प्रश्न की बात पर। ठीक है, कि भाई प्रश्न की चर्चा क्या थी। तो इसी क्रम में एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। ऑप्शन क्या दिया गया है? पहले दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गुणाकार मूले और ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्र। तो बेटा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी ही रचना है विचार और वितर्क। ठीक है, ये जो जिस तरीके के कवि हैं ना, जिस तरीके के लेखक हैं, तो गद्य को विकसित करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और अच्छे अच्छे निबंध भी आपको इनके देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कोटज एक निबंध है इनका, ठीक है, अशोक के फूल है, ऐसे कई निबंध जो है ना इनके आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लिखते भी हैं। अगर टाइम मिल जाए गर्मियों की छुट्टी में तो हिंदी साहित्य में एक बार जरूर आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना। क्या करते रहना?
नाखूनों को बार बार काटना और अलंकृत करना जो है वो क्या निरूपित करता है या क्या बताता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर कभी नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि नाखून का जो संबंध है वो यहाँ पर इस चैप्टर में नाखून जो है वो मानवीय प्रकृति या मानवीय प्रवृत्ति के अंदर छुपी पशुता का प्रतीक भी है कि मनुष्य जो है ना सभ्य होने के क्रम में सभ्य तो हो रहा है धीरे 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 धीरे, लेकिन उसकी जो पशुता है वो नाखूनों के माध्यम से बार बार कभी ना कभी दिखाई ही दे जाती है। तो बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसी क्रम में जब हम जानते हैं कि नाखून जो है वो पशुता को भी बोध में दे रही हैं कि बोध जो है पशुता का भी कहीं ना कहीं नाखूनों के माध्यम से इंगित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि संस्कृति ही हमें सभ्य बनाती है, तो सांस्कृतिक चेतना का जो मूल है वो यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, और सौंदर्य बोध का प्रतीक तो है ही कि भाई सुंदर दिखना है, तो पुरुषों के इतने बड़े बड़े नाखून अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, चलो भैया जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काम का प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न जो है ना अभी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। करीबन करीब ऐसे 2 क्वेश्चन जो हैं वो आते ही हैं इस टाइप के, फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी चैप्टर से आएंगे। क्वेश्चन क्या है? कालिदास ने कहा था सब पुराने, देखो ये तो अच्छी बात कही थी उसने, कालिदास ने, कोट करो इसको फौरन, क्या कोट कहा था ये देखो। कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए बुरे नहीं होते। उक्त कथन किस पाठ से संबंधित है? ऑप्शन क्या दिए हैं भाई साहब? पहला ऑप्शन दिया है भारत से हम क्या सीखें, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखो ऑप्शन ए यानी कि भारत से हम क्या सीखें, वो तो मैक्स मूलर की चर्चा थी, मैक्स मूलर लोगों को समझा रहे होते हैं, कालिदास का जिक्र तो आता है पर इस सेंस में नहीं आता है। माँ हमारे सिलेबस में एक कहानी है, ठीक है, जहाँ हमें मंगू की कहानी पता चलती है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। अब बचता है अगला ऑप्शन जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यही जो है ना बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसी चैप्टर में जो है ना लेखक साहित्य की चर्चा करते करते बता देता है, सॉरी नहीं, कालिदास जो है वो, हाँ लेखक जो है ना कालिदास के संबंध में कोट करता है इस चीज़ को कि कालिदास ने कहा था कि सब चीज़ें पुरानी और अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है ना वो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पाठ की, सॉरी अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में ये पूछा गया है हमसे, पाठ के अनुसार निर्लज्ज अपराधी कौन है? ठीक है, काम की चीज़ पूछ रहा है कि निर्लज्ज अपराधी कौन है। ऑप्शन नंबर ए है चोर, ऑप्शन नंबर बी है लेखक स्वयं, ऑप्शन नंबर डी है नाखून, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी है नाखून, और ऑप्शन नंबर डी है मानव। तो भैया जी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नाखून को ही यहाँ पर कवि महोदय ने, लेखक महोदय ने क्या कह दिया है कि निर्लज्ज अपराधी है, एक बार काटो फिर बड़ा आता है। जैसे कोई अपराधी नहीं होता, एक बार जेल में डाल दो पर सुधरेगा नहीं, थोड़ी देर बाद फिर अपराध करेगा, फिर बाहर निकलेगा फिर अपराध करेगा, तो इसी तरीके से जो है नाखून को अपराधी की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षक का क्या अर्थ है? शिक्षक का क्या अर्थ है? तो भैया ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षक का अर्थ है साबुन, फिर दूसरा ऑप्शन है मुहावर, तीसरा ऑप्शन है दर्पण, और चौथा ऑप्शन है मोम। तो बेटा राइट आंसर जो होगा आपका मोम होगा, शिक्षक को मोम कहा जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर में भी पूछा था। और देखो एक बात बताऊँ, जब भी परीक्षा देने जाओ ना, जब तुम्हारा सारा सिलेबस तैयार हो जाए, सब चीज़ें तुमने पढ़ ली हैं, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और ये देखो कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, कौन कौन से चैप्टर से आए थे और किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कहीं, और फिर उन दोनों के गैप को मेंटेन करो कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा था, फिर ये क्वेश्चन पूछा था, इन दोनों के बीच और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इतना अगर काम कर लोगे तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम का परसेंटेज है ना, परफॉर्मेंस का, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे खासे अंक जो है ना यहाँ से आ जाते हैं इस टेक्निक से, तो इस टेक्निक को अप्लाई किया करो बेटा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मनुष्य में जो घृणा अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुतत्व का उद्बोधक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो भैया बिना देखे टिक लगा दो, ये जो है ना
नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर की पंक्ति है। और क्यों है, क्योंकि इसी चैप्टर में जो है ना मनुष्यत्व के भीतर, जो मनुष्य के भीतर जो पशु तत्व है उसकी चर्चा जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। ठीक है, कि भाई मनुष्य जो है अब सभ्य दिखने लगा है, हुआ नहीं है। आज भी वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। जैसा अभी युद्ध चल रहा है, अकारण का युद्ध, कोई कारण नहीं है, एक ने दूसरे को परेशान किया तो दूसरे को भी मजबूरी में युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जियो और जीने दो की जो पॉलिसी टूट जाती है मनुष्यों की, तो भयानक भयानक स्थितियां होती हैं। और यही भयानक भयानक स्थितियां जो है वो मनुष्य के पशुत्व को अपने बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है वो आपके चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो देखो भैया यहाँ पर जो है ना आपके जो नाखून हैं, नाखून किस चीज का प्रतीक हो रहे हैं, जो आपके नाखून है ना ये प्रतीक हो रहे हैं किसका, सॉरी, जो आपके नाखून हैं ये प्रतीक हो रहे हैं मनुष्य की पशुता का या बर्बरता का। किसका, बर्बरता का। ठीक है, मनुष्य जो है ना एक समय में बर्बर था, पशुवृत्ति जो थी मनुष्य की वो भी थी। ठीक है, तो इन तमाम बातों को छिपाने के लिए कि आज वो कह सके कि आज का जो मनुष्य सभ्य है, ठीक है, अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, चीज़ें अच्छे तरीके से सीख गया है, इसी चीज़ को छुपाने के लिए मनुष्य अपने नाखून जो है वो काट चुका है। दूसरे अर्थ में ये कह सकते हो कि पहले जो नाखून थे, ठीक है, वो एक प्रकार से अस्त्र का काम किया करते थे, पर आज मनुष्य शक्ति संपन्न हो चुका है, तमाम तरीके के हथियार पड़यार सब हमने बना लिए। ठीक है, और इन्हीं हथियारों के चक्कर में क्या हुआ है कि मनुष्य ने अपने नाखूनों को छोड़ दिया है, अब वह शस्त्र की लड़ाई लड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा गया है, एंड हो गया। चलो अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है नागरी लिपि। नागरी लिपि शानदार चैप्टर है, आइए यहाँ से कुछ एमसीक्यूज पर चर्चा कर लेते हैं। तो भैया देखो पहला एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय लिपि की कहानी किस लेखक की रचना है। क्या पूछ रहा है, भारतीय लिपियों की कहानी किस लेखक की रचना है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आओ पता लगाते हैं। पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर, दूसरा ऑप्शन है रिल्के, तीसरा ऑप्शन है गुणाकार मुले और चौथा ऑप्शन है स्वयं प्रकाश। अब इस प्रश्न का उत्तर आप दो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, उत्तर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे अंदाज से उत्तर दे दिया होगा। ठीक है, अगर आता होगा तो समझ ही गए होंगे कि क्या आंसर है। अब बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो भैया जी इसका राइट आंसर है गुणाकार मुले जी। ठीक है, मूलतः गुणाकार मुले जी ने क्या किया है, जितनी भी भाषाएं और जितनी भी लिपि हैं उन पर ही ज़्यादातर शोध कार्य किया है, और वही शोध कार्य जो है ना वो किताबों के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आपके सामने दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है तो वो उस पर चर्चा करते हैं। हिंदी तथा इसकी लिपियाँ किस लिपि में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हिंदी तथा इसकी लिपियाँ, लिपियाँ नहीं होगी बोलियाँ होंगी। ठीक है, क्या होगी, बोलियाँ। ठीक है, बोलियाँ और भाषाएं। देखो हिंदी मूल भाषा है और भाषाओं के अंदर जितनी भी उपभाषाएं हैं उनको हम बोलियां या प्रभाषा में के अंदर कहते हैं। ठीक है, या विभाषा कहते हैं। तो वो एक जटिल कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि विभाषा का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन हिंदी और हिंदी के अंदर जो भी सहायक बोलियां हैं वो किस भाषा में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आ जाओ भैया, किस भाषा में लिखी जाती हैं। गुरुमुखी में लिखी जाती है। नहीं, गुरुमुखी जो है वो पंजाबी। ठीक है, पंजाबी की जो है लिपि है। ठीक है, फिर देखो क्या है, तेलुगु। तो तेलुगु जो है स्वयं तेलुगु की लिपि है और कन्नड़ जो है वो स्वयं कन्नड़ की लिपि है। ठीक है, अब बच जाती है केवल और केवल देवनागरी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। हिंदी भाषा है और देवनागरी लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं। तो भैया देवगिरी के जो शासक हैं उनकी जो लिपि है, ठीक है, वो किस लिपि के अंदर मिलता है, नंदी नागरी के अंदर। अब ये नंदी नागरी का कॉन्सेप्ट क्या है तो इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर केवल इतना समझ लो कि देवगिरी के जो यादव शासक हैं उन्होंने अपने सारे के सारे जो शिलालेख लिखाए थे वो नंदी नागरी लिपि के अंदर लिखवाए गए थे। ठीक है, और इसी नंदी नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है मेंडलीफ किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है अशोक वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी है
गुणाकार मूलेजी। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकांत की जो रचना है वो हम पढ़ते हैं बहादुर के नाम से, ठीक है। एक छोटे से बच्चे की कहानी है। उस बच्चे की कहानी में तुम देखते हो कि जब माँ बाप नहीं होते हैं तो किस तरीके से जुल्म जो है वो ढाए जाते हैं, और नौकर का जो कल्चर है हिंदुस्तान में, ठीक है, वो कितना बुरा है। कोई भी मालिक हो अपने नौकर का शोषण करता ही करता है। ऐसा जब बहादुर के साथ होने लगता है, बात उसके स्वाभिमान पे आती है, तो वो नौकरी छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। उस कहानी को लिखा था किसने? अमरकांत जी ने, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना रामविलास शर्मा ने दूसरी चीज़ लिखी थी, एक शानदार। उन्होंने क्या लिखा था? बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या लिखा था, ठीक है। तो रामविलास शर्मा जो है अपने समय के एक शानदार जो है निबंधकार माने जाते हैं, और उन्होंने आपके लिए एक शानदार निबंध भी लिखा था जिसका नाम था परंपरा का मूल्यांकन। फिर उसके बाद आते हैं अशोक वाजपेयी की चर्चा। तो अशोक वाजपेयी अपने मिजाज के कवि हैं, एक शानदार कवि हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी आपकी कविता के अंदर, आपकी किताब के अंदर एक चैप्टर लिखा है। वो चैप्टर क्या है उसको हम पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर जो है ना इस प्रश्न का जो उचित उत्तर होगा वो होगा क्या? गुणाकार मूलेजी, जिन्होंने मेंडलीफ नामक रचना लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? आ जाओ भैया, कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? पहली तो हिंदी है, हिंदी देवनागरी में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर तो हो नहीं सकता। फिर मैथिली भी हिंदी के अंदर ही लिखी जाती है, मराठी भी हिंदी के अंदर लिखी जाती है। मराठी में एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसको बस नहीं लिखा जाता, ला जैसा दिखता है ये, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है दूसरा, एक ही ऑप्शन बचता है, गुजराती। तो गुजराती जो है ना वो उनकी अलग लिपि है, ठीक है। गुजराती जो है वो हिंदी में मतलब देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? तो बेटा इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि नागरी जो है वो गुजराती ब्राह्मणों द्वारा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न की गई थी, ठीक है। या नागरी लिपि का प्रयोग जो है ना सबसे पहले गुजरात के ब्राह्मणों ने किया था, इसीलिए उसे नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग करने के कारण नागरी लिपि कहते हैं। दूसरा कारण ये है कि भैया माना जाता है कि काशी, सारी दुनिया में नगर हैं पर काशी जो है वो देवनागरी है, और काशी के ब्राह्मणों ने भी इसका प्रयोग किया था। काशी में के प्रचलन में भी हमें जो है वो नागरी भाषा या नागरी लिपि देखने को मिलती है, इसीलिए नागरी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को विस्तार देते हैं। गुज्जर प्रतिहार कौन थे? तो भैया गुज्जर प्रतिहार जो है ना वो एक राजवंश हुआ करता था भारत के इतिहास में। अब गुज्जर प्रतिहार के विषय में कई मान्यताएं हैं, कई जो है भेद उपभेद चर्चाएं चलती रहती हैं। पर यहाँ पर जो है ना एक बात आपको जाननी होगी कि इन लोगों ने अवंती प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया था, और इसके बाद कन्नौज पर भी इन लोगों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। मेहर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात जो थे वो प्रतिहार वंश के राजा भी हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नंदी नागरी किसे कहते हैं? तो भैया देखो ये वाला जो प्रश्न है ना इसी के लिए मैं कह रहा था आपसे कि थोड़ा सा इंतजार कर लो। नंदी नागरी जो लिपि है, ठीक है, क्या आपकी जो नंदी नागरी लिपि है ना, नागरी, इसे ही मध्य भारत में कहा जाता है नागरी लिपि। क्या कहा जाता है? नागरी लिपि, ठीक है। नागरी या देवनागरी, ठीक है, देवनागरी, ठीक है। पर जब यही लिपि दक्षिण चली जाती है, साउथ में चली जाती है, तो ये क्या कहलाने लगती है? यही कहलाने लगती है नंदी नागरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन लोगों ने नंदी नागरी का प्रयोग किया था? तो भाई आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख में नंदी नागरी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप बता सकते हैं, और पूछा भी जाता है कि नंदी नागरी का प्रयोग किन किन लोगों ने किया था। ऐसा एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक एमसीक्यू ऐसा बनाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है समझ लीजिए। पाठ के अनुसार देवनागरी लिपि का पहला टाइप, देवनागरी लिपि का पहला टाइप कितने समय पहले बना? ठीक है, तो बता दो भैया कितने समय पहले बना। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपसे कि 50 वर्ष पहले बना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 सदी पहले बना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 सदी पहले बना, और साल 1950 में ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सदी पहले। क्यों हो जाएगा? चैप्टर की शुरुआत में ही चौथी लाइन के अंदर वो ये कह देता है कि आज के 200 साल पहले यानी कि 2 सदी पहले इस लिपि का पहला टाइप बना। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सदी पहले।
चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सेशन की। देखो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन आंसर समझ लिए, एमसीक्यू समझे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। पीडब्ल्यू परिवार ऐसी तमाम क्वेरियों का उचित उत्तर देगा। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद। खत्म हो गया।